हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए पोइट्स एंड पैनकेक्स की एक्सप्लेनेशन विद नोट्स। और ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। तो इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो राइटर है उनका नाम है अशोका मित्रन। और अशोका मित्रन जो अपनी एक बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, उसके बेस पे इन्होंने इस चैप्टर को थोड़ा सा कंक्लूड किया है। और जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर है? चेन्नई में है। और 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? एस वासन है। एस वासन जो आनंद विकतन एक मैगजीन है तमिल वीकली, उसके राइटर भी हैं वो। इनफैक्ट ये कहूँगा एडिटर भी हैं उसके। और इसके अलावा जो अशोका मित्रन है वही नरेटर भी हैं, कहानी को बताने वाले, सब कुछ वो वही आपको बता रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन देने से पहले आपको इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ, या कौन से की एरियाज है। जैसे इस कहानी में जेमिनी स्टूडियो का मेंशन किया गया है, अशोका मित्रन जो राइटर हैं, नरेटर भी हैं, और पैनकेक जो मेकअप मटेरियल है और मेकअप डिपार्टमेंट हो गया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी मेंशन किया गया है, और जो मेकअप रूम है और फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वो कैसे हाईलाइट की गई इसमें वो भी बताया गया। एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती है वो भी हम जानेंगे। ऑफिस बॉय, कोट मंगलम सुबु, ये सब के सब इस कहानी का मीन्स इस पूरी स्टोरी का पार्ट है। लेकिन अलग बात है कि इस कहानी में एक चीज़ जो सबसे अलग है वो है कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर की बिल्कुल बिगिनिंग में जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और ये जो कहेंगे कि इंडियन फिल्म मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके जो फाउंडर हैं एस एस वासन है। और कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1940 में। आपके साइड में जो है नोट्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो अशोका मित्रन है जो इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका काम था कटिंग करना न्यूज़पेपर की, उनको एक फाइल में लगाना। और चाहे वो एक इनसिग्निफिकेंट सा काम लगता था उनको, लेकिन चलो ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको बहुत कुछ पता है जेमिनी स्टूडियो के लोगों के बारे में। और ये जो एक्सर्प्ट है उनकी बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, उससे लिया गया है। तो उस टाइम जो है वो एक क्यूबिकल में काम करते थे जिसकी दो विंडो जो हैं वो ग्लास की थी। जिनको इनको नहीं पता था कि उस टाइम वो दो साइड अगर होती हैं तो ग्लास की, तो उसको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता था। और अक्सर जो लोग इनको देखते थे वहाँ काम करते, वो कहते थे यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, तो इट्स बेटर कि तुम कुछ बाहर जाके नया करो। और ये हमेशा भगवान से प्रे करते थे कि क्राउड शूटिंग और कम से कम मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर इसी कहानी के अंदर जो पैनकेक का रेफरेंस दिया इन द वेरी बिगनिंग, पैनकेक देखिए क्या होता है, एक मेकअप मटेरियल है। और जेमिनी स्टूडियो में ट्रक लोड में भर के आता है। ग्रीटा गार्बो, मिस गोहर, वैजंती माला, इन जो एक्ट्रेसेस ने तो बहुत सारा मेकअप अप्लाई किया होगा, इनफैक्ट पैनकेक अप्लाई भी किया होगा। लेकिन जो रति अग्निहोत्री हैं उनको तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि रति अग्निहोत्री बिलोंग्स टू द मॉडर्न एरा, तो उनको इनके बारे में नहीं पता होगा। फिर यही बताया हमें कि मेकअप डिपार्टमेंट एक्चुअल में कैसा नज़र आता है जो जेमिनी स्टूडियो का है। तो उसको कहते हैं अपस्टेयर जाके है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल है। स्टेबल्स क्या होती है? जैसे जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते थे पहले। और कुछ दूसरी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मद्रास सिटी के अंदर ऐसा माना जाता है कि वो उसका रेजिडेंस रही होंगी, यानी रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस रही होंगी। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसे इस कहानी में तो नहीं बताया अभी, पर चलो ठीक है। जैसे इनके ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल वगैरह होते थे वो रॉबर्ट क्लाइव उनमें से एक हैं। और अपनी चाहे उन्होंने लाइफ काफ़ी कम स्पेंड की इंडिया में, लेकिन जो भी ब्रीफर स्टे हुआ उनका मद्रास के अंदर, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी घूमे फिरे हैं वो। और बिसाइड फाइटिंग कुछ उन्होंने फाइट भी की हैं, सम इम्पॉसिबल बैटल्स भी जीती हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक मैरिज भी की थी। कहाँ पे? एक शादी की थी सेंट मैरी चर्च में। और वो कहाँ है चर्च? सेंट यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर। तो इसके बाद हम देखते हैं मेकअप रूम कैसा नज़र आता है। कहता है मेकअप रूम में अगर आप देखोगे तो एक हेयर कटिंग सलून से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ आपको हर एंगल पे लाइट नज़र आ जाएंगी। ऑलमोस्ट हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स भी आपको दिखेंगे यहाँ। एंड हाफ ए डजन का मतलब क्या होता है? 6 मिरर कम से कम। एंड देवर ऑल इनकेंडेंसेंट लाइट्स। लाइट्स कैसी हैं? बड़ी हीट प्रोड्यूस करने वाली है, इसलिए फायरी माइजरी है उन लोगों के लिए जो मेकअप डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि फायरी माइजरी क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में मेकअप डिपार्टमेंट करने वाले जो लोग इन्वॉल्व थे ना, उनको हमेशा मेकअप किट हाथ में लेकर रहना पड़ता था, क्योंकि हीट की वजह से क्या मेकअप जल्दी स्पॉइल हो जाता था। क्योंकि पुराने टाइम का मेकअप था वो, आज के टाइम का मेकअप नहीं है जो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और ऐसी जो फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की आपको कहाँ नज़र आएगी जेमिनी स्टूडियो में? तो देखिए जो जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो तमिल लोग हैं, मद्रास के लोग हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए पहले उसको एक बंगाली हेड करता था, उसके बाद वो इतना बड़ा हो गया कि उसने स्टूडियो छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया उसको असिस्ट करने के लिए, एक धारवाड़ कन्नडिगा यानी अनदर
जो कास्ट के, फिर एक आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक एंग्लो बर्मीज और फिर यूजुअल लोकल तमिल से कि कितने लोग हैं। तो इससे पता लगता है कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के आने से पहले जेमिनी स्टूडियो में कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन की, यानी जो एकता की फीलिंग जो है नज़र आती है लोगों के अंदर, यूनिटी की फीलिंग नज़र आती है। और इन लोगों का देखिए काम क्या था एक्चुअल में, जो गैंग ऑफ पीपल हैं, यानी ये सब के सब लोग जो हैं, ये किसी को भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी कन्वर्ट कर सकते थे एक हाइडियस क्रिंसम ह्यूड मॉन्स्टर। क्योंकि देखियो ये थोड़ा कॉमिकल वे से इस लाइन को प्रेजेंट किया गया और इसी के बेस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। और वो क्या था, ट्रकलोड में भर के जो आता है पैनकेक मटेरियल और साथ में नंबर ऑफ लॉकली मेड पोर्शंस एंड लोशंस। और जितनी भी जो 95% मूवीज़ हैं यहाँ जो बनती हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, वो इंडोर उनकी शूटिंग होती थी, इंडोर होती थी। और दैट्स वाई दे नीडेड टू अप्लाई मोर मेकअप ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स टू लुक अगली टू लुक प्रेजेंटेबल इन मूवीज़। अब 95% मूवी अगर इंडोर होंगी तो लाइट्स वगैरह यूज़ होंगी, इसलिए उनके लिए जो लाइन यूज़ की गई वो फायरी माइजरी लाइन यूज़ की गई है, क्योंकि वो लोग बेचारे ना सारा दिन इसी काम में बिजी रहते थे, उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती थी जब तक शूटिंग चलती थी। फिर यहाँ ये भी बता रखा है कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती है। हायरार्की क्या होती है, जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक सीक्वेंस वाइज में चलते हैं। वो कैसे था, जैसे जो चीफ मेकअप मैन है वो किसको मेकअप लगाएगा, चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, उनको अगली करने के लिए, यहाँ अगली यानी बद्दा दिखाने के लिए उन्हें बोला है। उनके जो सीनियर असिस्टेंट्स है वो सेकंड हीरो हीरोइन के लगाएंगे और उनके जो जूनियर असिस्टेंट है वो मेन कॉमेडियन और सो फोर्थ। ऐसे उनका सीक्वेंस चलता था। और जो प्लेयर्स बाकी बचे खुचे रह जाते थे वो किसकी ड्यूटी होती थी, ऑफिस बॉय की। अब कहते हैं कि देखो एक ऑफिस बॉय कहने को तो हमें लगता है कि ऑफिस बॉय है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक पोस्ट है। एक्चुअल में वो नियर अबाउट 40 साल का एक आदमी है और वो एक्चुअली बनना चाहता था एक एक्टर। ये नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है ऑफिस बॉय। एक्टर बनना चाहता था, टॉप स्क्रीन राइटर या फिर डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, लेकिन पोइट भी बनना चाहता था। लेकिन बन क्या जाता है वो बन जाता है जस्ट एक हम कहेंगे क्राउड को लगाने वाला, यानी मेकअप अप्लाई करने वाला। फिर इसके बाद जो मेन कैरेक्टर वह है कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू इसी स्टूडियो में नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो में। अब देखो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 होने का मतलब क्या है कि वेरी क्लोज टू द बॉस, और बॉस कौन है, एस वासन। अब कहते हैं कि चाहे एजुकेशन की बात करें चाहे फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो सुब्बू जो है उसको कोई ज़्यादा लीड नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑफिस बॉय, यानी ऑफिस बॉय से कम ही एजुकेशन होगी। लेकिन इसको अगर किसी बात का एडवांटेज मिला है तो क्या एडवांटेज है, बिकॉज ही वॉज ए ब्राह्मण, तो ऐसा माना जाता है, एक जो उसका प्लस पॉइंट हो गया। और इसके अलावा कि उसको काफ़ी एफ्लुएंट सिचुएशंस मिल गई, जैसे लक की बात होती है, और काफ़ी हमेशा जो अगर देखें उसको खुश रहता है, चाहे उसने एक फ्लॉप फिल्म भी प्रोड्यूस की है और किसी न किसी के लिए काम करता रहता है, कभी मना नहीं करता। कहते हैं एक बार जो एक प्रोड्यूसर है उसको एक ऐसा सीन शो करना है कि रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर, यानी एक जो चूहा टाइग्रेस के साथ फाइट करता है अंडर वाटर में और उसको टाइग्रेस को मार देता है, और बाद में उस रैट को जो है अफेक्शन शो करना है उस टाइग्रेस के कब्ज के साथ। तो देखो कब्ज के साथ अफेक्शन शो करना है, अब सीन चाहिए, सीन के लिए कुछ क्रिएटिविटी चाहिए। तो सुबह कहते हैं 4 आइडियाज़ के साथ है, कहते हैं सर आप ऐसे कर लीजिए। तो प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा। तो सुबह इससे जो है ना डिसअपॉइंट नहीं होता, वो कुछ ही टाइम के बाद जो है 14 नए आइडियाज़ के साथ आता है। तो इससे पता लगता है कि सुबह जो है काफ़ी सुलझा हुआ है। तो फिल्म मेकिंग ऐसा भी था कि बहुत इजी लगती थी सुबह जैसे इंसान के लिए, और उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी एज अ पॉइंट के तौर पे देखें। लेकिन कहते हैं उसकी जो सक्सेस है फिल्म्स में ओवरशैडो कर देती है एंड ड्वार्फ कर देती है उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को। वो कैसे, कहते हैं उसने बड़ी सारी एक ट्रूली ये कहेंगे ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, और वो भी फोक रिफ्रेन में, फोक की जो फोक लैंग्वेज होती है डिक्शन में, और स्प्रॉलिंग नॉवल भी लिखा था जिसका नाम है थिलाना मोहनबल, और भी डजन्स ऑफ डेफलीएस कैरेक्टर्स। तो इससे पता लगता है कि उसकी नॉलेज तो काफ़ी अच्छी थी लिटरेचर को लेके, और काफ़ी जो है ना एक 20th सेंचुरी के जो देवदासी इसका मूड बना देता था जब वो ऐसी कुछ चीज़ें लिखता था। अमेजिंग एक्टर है, लेकिन कभी लीड रोल की उसने डिमांड नहीं की, और जो भी उसको सब्सिडायरी या जो भी उसको एक्स्ट्रा रोल दिया गया उसको उसने बहुत अच्छे से प्ले किया। तो हम कह सकते हैं कि सुबह जो है वाकई बड़ा एक अच्छा आदमी था। कहते हैं इसके अलावा उसकी एक प्लस पॉइंट क्या था कि बड़ा चैरिटेबल और इम्प्रोविडेंट मैन था, हर किसी के साथ बड़े अच्छे से मिलता था, जो भी उसके घर पे आता उसको चाय वगैरह पिलाना। लेकिन कहते हैं इतने होने के बावजूद भी उसके दुश्मन थे, मे भी इस वजह से कि शायद वो बॉस के बहुत क्लोज था, या फिर ये कहें उसके जो एक आदत थी वो एक चापलूसी वाली आदत
थी, बटरिंग करने वाली आदत थी, उसको साइकोफेंट यानी चापलूस होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। या फिर ये कहें कि उसकी हमेशा जो आदत थी कि ओके ओके सर हो जाएगा, मीन्स यस सर कहना, मना नहीं करता था किसी काम के लिए। तो ये कुछ भी कहेंगे, एक ऐसा इंसान था मेकअप डिपार्टमेंट में जो इसके लिए सब कुछ सोचता था बुरा, और वो कौन था? ऑफिस बॉय। ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफिस बॉय सोचता था कि मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे वैसा स्टार्ट नहीं मिला जेमिनी स्टूडियो में। इसके अलावा सुबह जो है हमेशा बॉस के रहता है, अगर वैसे तो देखें अटेंडेंस रोल में, लेकिन अटेंडेंस रोल को जो करने का काम था, मेंटेन करने का काम, वो किसका था? लॉयर का। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स, पोइट, सब कुछ थे। ये देखें, यहाँ आपको ये मान के चलें कि 600 पीपल हैं जो जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं, तो उस अटेंडेंस रोल का काम लॉयर का है। वैसे तो कहते हैं लॉयर जो एक वकील जो होता है वो लीगल एडवाइज़र है, लेकिन यहाँ ये जो लॉयर है थोड़ा सा इलीगल टाइप का। कैसे कहते, एक बार एक एक्ट्रेस को सेट पे गुस्सा आ जाता है, इसने उस एक्ट्रेस के सारा जो वट एवर शी वॉज सेइंग अबाउट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसको रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में जो वो काम डाउन होती है, कहते मैडम देखो आपने क्या किया। अब वो लेडी जो है, एक्ट्रेस जो है, वो इतनी एक कंट्री साइड से बिलोंग करने वाली, विलेज साइड से बिलोंग करने वाली, या इतना उसका एक्सपोजर अभी नहीं हुआ था वर्ल्ड अफेयर में, लेकिन वो बड़ा डर जाती है और उसका एक्टिंग करियर वहीं पे एंड हो जाता है। अब एक और बात कही जाती है इसके बारे में कि जो लॉयर है वो जेमिनी स्टूडियो में ना बड़ा आउटफिट उसका देखिए तो बहुत डिफरेंट है, यानी टाई को, जो टाई पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, और कोट भी पहन लेता है कई बार। और बाकी तो देखे तो जो गांधी जी को बिलीव करने वाले लोग हैं, खादी के कपड़े पहनने वाले लोग हैं, ओवर साइज शर्ट पहनी होती है उन लोगों ने, वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये थोड़ा सा बन ठन के रहता है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि इसको फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला, लेकिन वो फ्लॉप ही हो जाती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब बॉस को लगा कि मुझे अब स्टोरी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में ही अटेंडेंस रोल ये लेता था, तो उसने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट जैसे ही बंद किया तो इसकी जॉब इसके हाथ से चली जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा इंस्टांस आता है जब किसी लॉयर की जॉब इसलिए चली गई क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है जेमिनी स्टूडियो जो है फेवरेट हॉन्ट है। अब फेवरेट हॉन्ट का मतलब क्या आता है? प्लेसेस ऑफन विजिटेड बाय, यानी कौन कौन से पोइट्स हैं, जैसे यहाँ मेंशन किया गया STS योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अब हम सोचेंगे कि जेमिनी स्टूडियो में ये लोग क्यों आते हैं, तो ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी आते हैं, क्योंकि कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन, और इनको लगता था कि जेमिनी स्टूडियो से बेटर कोई होस्ट इनको मिल नहीं सकता। और कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम डे में, और मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट में भी कॉफ़ी मिल जाती थी। तो ये लोग जो बैठ के अपनी जो भी सोच विचार करना था वो कर लेते थे। लेकिन एक बात है, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या है, सिर्फ ये भी छोड़ देते हैं कि ऑफिस वो या कुछ एक ऐसे क्लर्क थे जो कॉफ़ी को एंजॉय नहीं करते थे। और यहाँ के जो लोग हैं वो गांधी के वर्शिपर तो हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल एप्रिसिएशन नहीं है किसी चीज़ को लेकर। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो एक कम्युनिज्म है या एक कम्युनिस्ट पर्सन है वो गॉडलेस मैन है, उसका कोई फ्लायर या कंजुगल लव नहीं, यानी किसी तरह का कोई सन वाला, डॉटर वाला, पति पत्नी वाला, किसी के साथ कोई इमोशन नहीं है। वो कभी भी जो है किसी को भी मार सकता है, अपने पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी। और वो हमेशा अनरेस्ट या वायलेंस फैलाने का काम करता है। इग्नोरेंट पीपल जो है ये एक्चुअल में ये मानते हैं लोगों का, यानी जो इनोसेंट पीपल है जैसे जेमिनी स्टूडियो के, तो उनको कम्युनिज्म के बारे में ये चीज़ें थोड़ा सा हिंट था भी, अच्छा नहीं होता, लाइक उनकी सोच ये है। तो ऐसी फ्रैंक बुकमैन की एक मॉरल रीआर्मामेंट आ रही है जिसमें अबाउट 200 पीपल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और वो मद्रास में आते हैं 1952 में। कुछ लोग तो उसको कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सर्कस है, लेकिन वो अलग बात है कि इनको ट्रैपीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर एनिमल्स के साथ भी इनकी मुलाकात होती है तो सिर्फ खाने की टेबल पे होती है, डिनर टेबल पे। और इन्होंने जो है बड़े अच्छे प्रेजेंट किए 2 प्ले जिनका नाम है जोथाम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, और काफ़ी शोज़ हुए मद्रास के अंदर, और दूसरे भी जो सिटीजन्स हैं यानी प्लेसेस हैं सिटी के अंदर, वहाँ पे इनको परफॉर्म किया गया। और जो जेमिनी फैमिली है 600 पीपल, इन्होंने तो बार बार इन प्लेस को देखा, और जो मैसेज हैं वो सिंपल हैं, सिंपल होमिलीज। होमिलीज क्या होती हैं? कुछ स्पोकन पीस ऑफ एडवाइस या रिटन पीस ऑफ एडवाइस होती है, यानी कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। तो उस टाइम लोगों को नहीं पता लगा कि ये क्या था, कहते चलो जो भी था सिंपल होमली से, लेकिन जो सेट था वो या उनके कॉस्ट्यूम से वो फर्स्ट रेट थे। और इसलिए जब तमिल प्लेस बाद में इसके बाद परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ पर सनराइज का सीन, सनसेट का सीन जो कि जोथाम वैली में या फॉरगॉटन फैक्टर में दिखाएगा, वो इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। और बेयर स्टेज के साथ दिखाना, और वाइट बैकग्राउंड कर्टन है, और साथ में फ्लूट की धुन भी बजती थी।
अब MRA एक्चुअल में था क्या, वो एक्चुअली कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक काउंटर मूवमेंट था। लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहते थे कि आप कम्युनिज्म की तरफ मत जाएं। और कहते कुछ ही दिन के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद हम कहेंगे, तभी एक पोइट जो है इंग्लैंड से आना चाहता है एक जेमिनी स्टूडियो में। और जो सिंपल जेमिनी स्टूडियो है, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना था या टेनिसन के बारे में, और मोर लिटरेट जो हैं उन्होंने सुना था कीट्स या शैले या बायरन के बारे में। कुछ लोगों ने इवन ये भी सुना हुआ था कि कोई T.S. एलियट जैसा भी है। लेकिन अब जो कोई पोइट यहाँ आ रहा था वो कौन था, किसी को भी नहीं पता था। मे बी जो पोइट है, या हो सकता है कि एक एडिटर हो, इसलिए जो एस वासन बोस हैं वो काफ़ी उसको वार्म रिसेप्शन देने वाले हैं। और वासन जो है खुद भी एक तमिल वीकली आनंद विकर्तन के एडिटर हैं। और क्योंकि जो टॉप मैन हैं हिंदू के, वो एक इनिशिएटिव भी ले रहे थे, तो सबको ये लगा कि जो पोइट है वो एडिटर ऑफ किसी डेली का एडिटर हो सकता है, किसी मैगजीन का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन या फिर लंदन टाइम्स से तो नहीं था। एटलीस्ट 4 बजे के टाइम, जो शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, पोइट वहाँ आता है या एडिटर, अभी इनको पता नहीं है पोइट या एडिटर कौन है। टॉल मैन है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, सीरियस है, और ऑफ कोर्स ये कहेंगे कि अननोन टू ऑल ऑफ अस। तो जो बॉस ने पहले तो एक स्पीच पढ़ी, और इसमें कुछ वर्ड्स है लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये बॉस की स्पीच की बात हो रही है। और बॉस कौन है वहाँ पर, एस वासन। तो कहते हैं उसके बाद जो है ना, मुझे अशोका मित्रन कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ऑडियंस इतनी साइलेंस थी उसको देखकर जो है ना, जब पोइट ने बोलना शुरू किया, यानी जो पोइट या जो एडिटर आया उसने बोलना स्टार्ट किया, तो क्या समझ में आया होगा किसी को। अशोका मित्रन ये भी मानते हैं कि देखो, जो प्रोज राइटिंग है ना, वो बड़ा टफ टास्क होता है। आम आदमी तो उसको जो है हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या चाहिए, परसिस्टेंट या पेशेंट या प्रिजर्विंग ड्रज चाहिए, और एक ऐसा हार्ट चाहिए कि अगर आपका जो रिजेक्शन हो भी जाता है ना, तो आप नेक्स्ट एडिटर को कोई ना कोई लेटर लिख दें। तो ये सोचते हैं वो किसके बारे में, प्रोज राइटिंग के बारे में। तो रिजेक्शन स्लिप जो है कहते हैं इसके लिए मायने नहीं रखती। तो ऐसे लोगों के लिए जो हिंदू है, उन्होंने एक पब्लिश किया, एक अनाउंसमेंट बताई, एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक अनइम्पोर्टेंट से पेज में एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट है, जिसको एक ब्रिटिश पीरियोडिकल जिनका नाम था द एनकाउंटर, उस एनकाउंटर में जो है जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है, उस एनकाउंटर नाम के ब्रिटिश पीरियोडिकल में इस ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात की गई। तो एनकाउंटर जो है वैसे जेमिनी स्टूडियो में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। अशोका मित्रन भी सोचते हैं अभी चलो मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, लेकिन एक बार खर्चा देखने के बाद देखता हूँ कि मेरे कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं। तो वहाँ जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में वो जाते हैं, उनको कुछ कॉपीज़ मिलती हैं एनकाउंटर की वहाँ पड़ी हुई, और फ्रेशनेस हम कहेंगे, जो मतलब क्या है कि डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस का मतलब है कि ज़्यादा लोगों ने इसको टच नहीं किया है। और कहते मैंने जब उसमें एडिटर का नाम पढ़ा तो क्या नाम था उसमें, येस ऑफ कोर्स स्टीफन स्पेंडर। कहते मेरा हार्ट एकदम से ऐसे डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है कोई मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त कोई मिल जाता है, जैसे कि इंडियन फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है। कहते ये स्टीफन स्पेंडर उसका नाम था। और कुछ सालों के बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था और मेरे पास काफ़ी टाइम था लेकिन पैसे नहीं थे, तो कुछ भी कम प्राइस वाली चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर सकती थी। और मैंने क्या देखा कि जो मद्रास माउंट पोस्ट ऑफिस रोड है, वहाँ पे कुछ बुक्स की कॉपियाँ पड़ी और वो 50 पैसे में मिल रही हैं, क्योंकि जो स्पेशल एडिशन है ना, स्टूडेंट्स एडिशन, उसके चलते जो है 50th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की, उस कंटेक्स्ट में लो प्राइस एडिशन था। कहते चलो मेरे को लगा मैं ले लेता हूँ। और जैसे ही मैंने वो बुक उठाई, मैंने 50 पैसा दिया और उस पर जो नाम पड़ा, टाइटल था द गॉड दैट फेल्ड। इसमें 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स हैं जिन्होंने 6 डिफरेंट एसेज, सेपरेट एसेज में डिस्क्राइब किया था उनकी जो जर्नी हुई है कम्युनिज्म की तरफ, और साथ में वो वापस आए हैं अपनी रियल लाइफ में। कौन कौन है, एंड्रे गाइड है, रिचर्ड राइट है, इग्नेजियो सिलोन, या फिर आर्थर कोसलर, या फिर लुइस फिशर, और साथ में स्टीफन स्पेंडर। ओ स्टीफन स्पेंडर, इसका मतलब है इसको पता लग जाता है कि स्टीफन स्पेंडर जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था उसके आने का मेन रीज़न क्या था। कहते यस ऑफ कोर्स द पोइट है हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिड बाय हिज इल्यूमिनेशन। ओह स्टीफन स्पेंडर अच्छा इस वजह से आया था, यानी वो सिर्फ हमारे लिए ये मैसेज देने चाहते थे कि हमें भी कम्युनिज्म की तरफ नहीं जाना, हमें अपने आप को कम्युनिज्म से बचा के रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। So with this the chapter explanation comes to an end, but this is not the end of entire thing. कल मैं आपके साथ फिर से एक नई जो पार्ट इसका डिस्कस करूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे।